सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाजरीन, कोरोना के माहौल में आवाम के लिए एक अच्छी खबर आज आ गई है कि 1 मई से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो कम करने की सिफारिश कर दी गई है। 44 रुपये फ़ी लीटर तक पेट्रोल जो है वो कम हो जाएगा। ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम और ख़जाना को ये समरी अरसाल कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद ये जो है नाफिजुल अमल हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर कमी, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 33 रुपये 94 पैसे की कमी और मिट्टी के तेल में 44 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर कमी की सिफारिश की गई है। अब ये जो कमी है, क्या ये हमारी जो बढ़ती हुई महंगाई है और ख़ासतौर पर रमज़ान के महीने में तो महंगाई वैसे ही बढ़ जाती है, तो क्या महंगाई कम होगी? क्योंकि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई भी बढ़ जाती है। तो अब होगा क्या? इससे हमारी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे और आवाम को कितने अच्छे इसके असरात मिलेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। नज़ीला स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, बहुत शुक्रिया। और माहिर मुआशियात अशफाक हसन साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। ये जो एक समरी है, वैसे तो उम्मीद की जा रही थी कि इससे ज़्यादा कीमतें कम की जाएंगी, खैर कुछ ना सही तो कुछ सही। ये जो कमी होगी तो क्या हम ये समझें कि महंगाई भी कम हो जाएगी? क्योंकि पेट्रोलियम कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई भी ज़्यादा हो जाती है। देखिए, दो चीजें आप एक वक्त में पूछ रही हैं। ये जो महंगाई है रमजान के महीने में और दूसरा जो आपने पेट्रोल की कीमतों का जिक्र किया है, ये दो डिफरेंट चीज है। मैं थोड़ा सा रमजान बता दूं क्योंकि हर चैनल वाले यही पूछते हैं सवाल, एंकर पर्सन, कि रमजान में इतनी महंगाई क्यों हो जाती है। क्या आप भी बैठे हुए हैं, लगारी साहब भी बैठे हुए हैं, क्या बताएं कि क्या हर शाम आपके घर में चाट बनता है आम दिनों में? क्या हर शाम आपके घर पे पकोड़े तले जाते हैं? हर शाम आप छोले बनते हैं? नहीं होता है। न खजूर का इस्तेमाल होता है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक्सेसिव डिमांड क्रिएट देते हैं। सही, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज ये, जब डिमांड एक्सेसिव डिमांड होगा, हर घर में फ्रूट चाट बन रहे हो, छोले पक रहे हो, पकौड़े तले जा रहे हो, तेल की डिमांड बढ़ जाती है, आलू की डिमांड बढ़ जाती है, हर तरह के सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती है। वो इसलिए कि हर शख्स की घर की ये जरूरत बन जाती है, आम दिनों में नहीं होता है। तो इसलिए डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। हर रमजान में ही होता है। दूसरी चीज ये कि लोग कहते हैं भाई देखे वहाँ बाहर के मुल्कों में क्रिसमस में तो देखे हम सस्ता कर देते हैं और फला, वो क्रिसमस में जो चीजें बिकती हैं वो पेरिशेबल आइटम्स नहीं होती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम होते हैं, वो कपड़े होते हैं, वो इस किस्म की चीज होती हैं। तो पेरिशेबल आइटम है, कोई लेके इसको आप स्टॉक करके आप बैठ जाके केले हम बेचेंगे रमजान के महीने में ताकि वो डिमांड सप्लाई का ठीक रहे, तो 4-5 दिन के बाद वो काला होना शुरू हो जाएगा, आप खुद ही नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा अशफाक साहब, एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, आलमी मंडी में हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतें मनफी पर चली गई, यानी कि सिफर से भी नीचे आ गई। लग तो ये रहा था कि पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाएगा और फ़ायदा उठा के उसके समरात आवाम तक पहुँचाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आया। सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी समझने की इसमें। देखिए, वो जो नेगेटिव हुआ था वो एक कोई प्राइस नहीं थी वो, ठीक है ना? हम जो नेगेटिव मतलब ये है कि भाई मेरे घर में चीजें पड़ी हुई, इसकी ये कीमत है, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो कह रहे हमने उनसे कहा कि यार ये उठा के ले जाओ, हम तुम्हें इसका किराया भी दे देंगे उठा के लेके जाने का। बिल्कुल सही। इसलिए ये नेगेटिव हो गया है, ठीक है ना? तो ये नेगेटिव को कीमत नहीं होता है। अच्छा। ये है बस मेरे फैक्ट्री से माल ले जाओ और इसमें जो किराया लगेगा वो हुआ। ये है ना कि स्टोरेज की जो कमी पड़ गई है, सारा इशू है स्टोरेज का, स्टोरेज में, राइट। और यानी कि तेल की खपत हो ही नहीं रही है। जिन लोगों ने अपने अपने यहाँ पर चीज तेल पहले से लाकर स्टोर करके रखा हुआ था, तो पास जगह ही नहीं है, तो खरीदना कहाँ पर, वो रखे कहाँ खरीद कर, तो इसलिए वो तेल की कीमतें नीचे आ गई। आपने कहा कि पाकिस्तान ने क्यों नहीं फायदा उठाया, पाकिस्तान के पास भी यही इशू था। आपको पता है कि हमने पिछले महीने से भी पहले हमने PSO से कहा कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट ना करें,
क्योंकि ये रिफाइनरीज ने कहा कि जी आप हमें तो हम क्रूड अगर इंपोर्ट करेंगे उसको रिफाइन करके हम रखेंगे कहाँ, क्योंकि हम आगे हमसे तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो हमने कहा गया कि जी अब आप इंपोर्ट ना करो। सही। तो अब आप कह रहे हैं कि इससे फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन आप खरीद के लाके रखेंगे कहाँ पर? कभी पाकिस्तान ने अपने कैपेसिटी को बढ़ाने की तरफ हमने कभी तवज्जो नहीं दिया। किसी प्रोडक्ट के 17 दिन की मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी है, किसी के 12 दिन की कैपेसिटी है। जो बड़े बड़े मुल्क जो स्टोर कर रहे हैं उनके पास साल साल स्टोर करने की चीजें के लिए जगह होती है, हमारे पास नहीं है। तो हम लेके करेंगे क्या जहां हम रख नहीं सकते? दूसरी चीज अचानक जब खरीदने के पड़े तो डॉलर भी तो चाहिए लिए, कीमतें बहुत ही कम हैं, लेकिन हम अगर लार्ज क्वांटिटी में खरीद के अगर हम स्टॉक करना चाहते हैं, बिल्कुल तो एक तो स्टॉक के लिए जगह नहीं है, जगह ही नहीं है। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आया और आपने बड़ा अच्छे तरीके से समझा भी दिया। वो आवाम जो बार बार सवाल करते हैं तो उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छी तरीके से हमारी आवाम को समझा दिया। तो लगारी साहब, अभी जिस तरीके से अशफाक साहब ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि वहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं है, तो हम मजीद तेल खरीदें कैसे और फिर वो सम्राट आवाम तक पहुँचाएं कैसे? तो फिलहाल जो हुआ है इसी पर हम खुश हो जाएं। भारत असल सूरत हाल तो ये है ना कि हमारे जितने भी मनसूबे बनते हैं वो करील मुद्दती होते हैं, शॉर्ट टर्म मनसूबे बनाते हैं, हम लॉन्ग टर्म मनसूबे नहीं बनाते हैं। एक ज़माना होता था कि हर 5 साल के बाद कोई ना कोई मनसूबा बनाया जाता था, उसको 5 साला मनसूबा कहा जाता था। वो पिछले कई बरसों से जो है और कई दहाइयों से वो इस तरह की प्रैक्टिस नहीं हो रही है। अब तो फंड्स के मामलात होते हैं। असल बात यह है कि इनके पास फंड्स हों तो ये और कैपेसिटी बिल्डिंग करें। हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हम ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो बिजली को हम कहाँ रखें और उसकी हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है। उसके हमारे जो मेन नेशनल ग्रिड है उसके पास इतनी वो नहीं है कि वहाँ पर हम उसको संभाल सकें। इसी तरह से जो है हमारे पास पेट्रोल स्टोर करने की भी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं और पेट्रोल है उसको इंपोर्ट करने की असूली तौर पर मंजूरी दे दी है। और अगर इनके पास गुंजाइश होगी तो शायद हम अपने कुछ स्टोर भी कर सकेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब हम ज़ाहिर है आगे की प्लानिंग तो की जा रही है, तो फिलहाल ये एक अच्छी खबर आ गई है। मैं आगे बढ़ूंगी। शौकत बसरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन बसरा साहब आपके पास आने से पहले एक अहम खबर है, ज़रा उस पर डिस्कशन हमने करना है। और ख़बर मैं नाज़रीन को दे दूँ कि जनाब एक नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से एक मुसव्विदा मीडिया पर शेयर कि नैब इख्तियारात में कमी का हुकूमत फैसला कर चुकी है। और ये मुसव्विदा क्या था पहले बता दूँ, फिर इसकी तरदीद भी आ गई कि 50 करोड़ से जो कम की करप्शन है उस पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। मुसव्विदे में कहा गया कि करप्ट अफराद सज़ा के बाद भी प्ली बार्गिन कर सकेंगे। मुंतखब नुमाइंदों का जो ट्रायल होगा वो उसी सूबे में होगा या उसी शहर में होगा जहाँ से वो मुंतखब हुए होंगे। 5 साल से ज़ायद पुराने खाते जो हैं वो नहीं खोले जा सकेंगे। टैक्स और लीवी की जो तमाम तर चीज़ें होंगी उसके वो भी नैब के दायरे इख्तियार में नहीं होंगे। उसके बाद जो मुआवन खुसूसी शहजाद अकबर साहब हैं, उन्होंने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जो मीडिया पर मुसव्विदा आ रहा है ऐसा कोई मुसव्विदा नहीं है, अभी मुसव्विदा कोई नैब की जानिब से मौसूल नहीं हुआ। ये तासुर भी गलत है कि जो नैब के इख्तियारात हैं वो कम किए जा रहे हैं। अलबत्ता अपोजिशन के उन्होंने कहा कि कुछ मुतालबात हैं जो उस मुसव्विदे में शामिल किए गए हैं, जिसमें अपोजिशन की गिरफ्तारी के हवाले से एक मुतालबा था, वो भी इस मुसव्विदे में शामिल कर लिया गया है। ये नैब ऑर्डिनेंस अभी इब्तदाई मराहिल में है, इसको अभी तैयार वजारत कानून की जानिब से किया जा रहा है। मुसव्विदा तैयार होने में उन्होंने कहा कि कुछ दिन लग सकते हैं। अब जब मुसव्विदा तैयार हो जाएगा तो उस पर अपोजिशन से और नैब से मुशावरत की जाएगी, यानी कि ये ऐसे ही नहीं आ जाएगा, कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर लेगा, पहले से मुशावरत होगी। फरीक़ैन से मुशावरत के बाद ही ये मुसव्विदा तैयार किया जाएगा। बसर साहब, ये ज़ाहिर अब अपोजिशन इसको किस तरह लेती है ये एक बात की बात है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एक और नैब ऑर्डिनेंस आया था 2019 में, उस पर काम किया नहीं गया, उसको कानून की शक्ल दी नहीं गई। अब एक नया नैब ऑर्डिनेंस आ गया जो कि सही तरीके से अभी आया नहीं है, इस पर काम हो रहा है। तो अगर ये जो कुछ मंदरजात थे जिसको ये कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब ये हैं नहीं, अगर ये होते हैं तो फिर तो ये पीटीआई के मंशूर के बिल्कुल बरखिलाफ होंगे। सुमैया, पहली बात तो अल्लाह से दुआ है कि या इलाही
तमाम आलम इंसानियत को कोरोना वायरस से महफूज रखे। आमीन। और जो लोग इसमें कोरोना वायरस में के मरीज़ बन चुके हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अच्छा, जहाँ तक सुमैया आपने ये सवाल किया, तो मैं पहले आपको अर्ज़ कर दूँ कि जो पहला ऑर्डिनेंस आया था उसके ऊपर भी 2-3 मीटिंग्स हो गई थी और जितने स्टेक होल्डर्स हैं नेशनल असम्बली के अंदर उनके साथ बातचीत भी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना वायरस की वजह से वो उसकी कानून साजी ना हो सके। अभी फिर ये जो अभी एक नई चीज़ दोबारा सामने बहस शुरू हुई है, डेफिनेटली इसके ऊपर बातचीत हो रही है। जितने अभी बल्कि आप अगर नून लीग के या पीपल्स पार्टी के या और लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं नेशनल असम्बली के अंदर, उनको भी अगर आप लाइन पे ले लेंगी तो आपको बताएंगे कि हमारे जो वुज़रा हैं जिनके ज़िम्मे लगा है वो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। बाकायदा आपको पता है कि एक कमेटी बन चुकी है जो कि स्पीकर साहब उसको हेड कर रहे हैं। तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का इनपुट लिया जा रहा है। लेकिन अभी ये बातें जो मीडिया पे आ रही हैं, बिल्कुल जिस तरह शहजाद अकबर साहब ने कैटेगोरिकली इनको डिनाई किया, मैं भी आपको डिनाई कर रहा हूँ। अभी तक कोई बात हतमी नहीं हुई है, ना ही चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं। बिल्कुल ये जो चीज़ें अभी आपने कही हैं 1 2 3 4 5, मैं समझता हूँ कि अभी तक इनका जिक्र भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल नहीं हो रही। ये मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें हैं जो प्रज्यूम की जा रही हैं, जो फ़र्ज़ की जा रही हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बात 100% है कि इंतखाबी इस्लाहात हों, नैब में इस्लाहात का मामला हो, इवन 18वीं तरमीम का मामला हो, तीनों चीज़ों के ऊपर जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात। लेकिन 18वीं तरमीम के मामले पर भी बसरा साहब ये शहजाद अकबर ने कहा कि हम तो कोई काम ही नहीं कर रहे, हुकूमती टीम कोई काम ही नहीं कर रही। तो फिर ये तरमीम के साथ छेड़छाड़ वाला मामला ये कहाँ से शुरू हुआ? ये क्या बात कहाँ से शुरू हुई जो अब इतना ज़्यादा मामला ख़राब हो गया है और शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि हम तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं इस पर? अभी तक ये शहजाद अकबर साहब की यहाँ सब बात दुरुस्त है कि अभी तक इस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो भी होना है, पहली बात तो जहन में रखें कि जो भी कानून साजी सुमैया होनी है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ होनी है। पॉइंट टेकन। तो लगारी साहब, अब जो सूरत हाल है नैब ऑर्डिनेंस की, जाहिर है नैब के ऊपर तो वैसे ही बहुत सारे चीज़ें हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खासतौर पे अपोजिशन के, कि जो गुनाहगार होते हैं उनको पकड़ने के लिए प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है और जो लोग वाक़ईतन होते हैं जिन्होंने करप्शन की होती है उन पर हाथ डाला नहीं जाता नैब की जानिब से। देखिए, ये एहतसाब का अमल कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था जब इसको कायम किया गया था कि एहतसाब करना है। वो सब कोई लोटे बनाने थे और कुछ किंग्स पार्टी के लोगों को, कुछ लोगों को बैयत करानी थी और ये असल मकसद था नैब बनाने का। तो नैब के नतायज भी ऐसे ही रहे हैं और नतायज ने पाकिस्तान में नैब ने मजमूई तौर पर एहतसाब के अमल में, और ना ही दूसरा जो हमारा महोत्सव का इदारा है उसने भी पाकिस्तान के लोगों को कोई इंसाफ नहीं दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े दफातर हैं, मैंने जाकर देखा है महोत्सव के दफ्तर का, उसने कौन से पाकिस्तान के लोगों को सरकारी महकमों से कोई इंसाफ दिलवाया है? मुझे अब तक इस तरह की कोई चीज़ मालूम नहीं हो सकी है, कोई बड़ी हो। और इसी तरह की जो है ये जो नैब का इदारा है इसने किया हो, इससे ज़्यादा काम तो ज़ाहिर है वहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कर रही है, अवामी जो महोत्सव इदारे हैं वो कर रहे हैं। तो इन इदारों का वैसे कोई मकसद नहीं। इन इदारों ने पाकिस्तान की साख को मुतासर किया है, ये ज़रूर ऐसा हुआ है। हमने सियासतदानों को ब्लेम किया है। हम बहुत सी चीज़ों को हाथ ही नहीं लगा सकते। कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तरफ हम नज़र भी उठा कर नहीं देख सकते हैं और उनके बारे में बात भी नहीं कर सकते हैं, न बात होती है। हम बहरहाल यही काम होता है, आसान हदफ होता है सियासतदान, हम उसको आराम से बैठकर रगेड़ते। तो अब ये इस पर अब देखना होगा ना कि अब होगा क्या। अगर ये कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन के मुतालबात भी इसमें शामिल हैं तो कितना रिलीफ लोगों को भी मिलेगा और वाकई जो करप्ट अफराद हैं वही दायरा कार में आएंगे। ब्रेक हम लेंगे और मजीद डिस्कशन ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं नैब ऑर्डिनेंस की, जिसकी तैयारी अभी वजारत कानून की जानिब से की जा रही है। अब ये नया नैब ऑर्डिनेंस जो है वो इसमें कितनी
जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें हसन मुर्तज़ा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी मौक़िफ़ इस पर ले लेते हैं। हसन साहब, ये नया नैब ऑर्डिनेंस में कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन की सिफारिशात थी, जो मुतालबात थे कि भाई गिरफ्तारी के हवाले से, उनको शामिल किया गया है। और ना सिर्फ गिरफ्तारी के हवाले से बल्कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनका ट्रायल, जिसकी बार बार अपोजिशन बात करती रही कि वहीं हो जहाँ से वो मुंतखब हुए हैं, तो ये भी मुमकिन तौर पर इस नैब ऑर्डिनेंस में शामिल होगा। तो आपको लग रहा है कि ये बेहतर नैब ऑर्डिनेंस लाने जा रही है हुकूमत? बहुत शुक्रिया। देखिए सुमैया, सबसे पहले तो ये है कि काफ़ी दिनों से हुकूमती हलकों में ये बात चल रही थी कि हम नैब ऑर्डिनेंस जो हैं उनमें तब्दीली लाएं, ये काला कानून है, और ये हुकूमती हलकों से भी ये आवाज़ें उठ रही थी। और अब उसकी तब्दीली का एक ड्राफ्ट जो है वो सोशल मीडिया पे और इधर उधर मैंने भी देखा है। तो उसमें अब वो चाहते हैं कि नैब को बेज़रर किया जाए, क्योंकि अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरियाँ थी, जो उनको जेलों में डालना था, जो उनकी पकड़ धकड़ थी, जो बग़ैर रेफरेंस के एक साल तक उन्हें हबस बेजा में रखा गया, अगवा बराए तवान के लिए उनको अगवा किया गया बज़रिया नैब, तो अब वो तो अपनी बारी भुगत चुके। उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत आए नहीं आए, कोई उन्हें अदालतें सज़ा देंगी, वो बरी होंगे, बेगुनाह होंगे, ये सारी चीज़ें एक साइड पे हैं। अब जो है वो वक्त आ गया है जिसमें अब वो हेलीकॉप्टर वाला केस भी आएगा, अब ये चीनी आटा चोरों का भी आएगा, अब ये अद्वियात चोरों का भी आएगा, अब ये मास्क और सैनिटाइज़र चोरों को भी पकड़ा जाएगा। तो अब उन्होंने इसको बेज़रर करने की कोशिश करनी है। जिस तरह KPK के अंदर उन्होंने नैब का इदारा ही बंद कर दिया था, इसी तरह अब वो यहाँ पे भी। तो यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि ये जो तमाम तर कवानीन में तरमीम की जा रही है अपने लोगों को बचाने के लिए की जा रही है, तो यानी कि इससे कोई फायदा अपोजिशन को नहीं होने वाला? ये हुकूमती ये जो हुकूमती डकैतियाँ हैं, ये उनको छुपाने के लिए, उन पे पर्दा डालने के लिए, उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अब ये नैब में तरमीम कर रहे हैं। हम तो पहले दिन से कहते थे कि ये काला कानून है, इसको तब्दील होना चाहिए। क्यों नहीं किया था उस वक्त हुकूमत ने? आज हुकूमत को क्या ज़रूरत आन पड़ी जब उनकी अपनी इंक्वायरी आई पड़ी है और फ्रांसिक के नाम पे उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स किए जा रहे हैं। पहले ये कवानीन बदले जाएंगे, फिर उनको सामने लाया जाएगा। तो ये हुकूमती हथकंडे हैं, वो अपने सॉरी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं। अच्छा, ठीक है बसरा साहब, ये तो अजीब ही कहानी है। अगर ये नैब ऑर्डिनेंस आ भी रहा है तो ये तो फिर अगर ये अपोजिशन ने अब नैरेटिव अपनाया है कि यार ला ही इसीलिए रहे हैं ताकि अपने लोगों को बचा सकें, तो फिर तो नैब के इदारे की ज़रूरत क्या है जो बार बार अपोजिशन मुतालबा करती है कि फिर ख़त्म ही कर दें अगर इतना ही बेज़रर बनाना है तो? समैया क्या मज़ाक़ा खेज़ स्टेटमेंट और मज़ाक़ा खेज़ गुफ्तगू की है हसन मुर्तज़ा साहब ने। वैसे तो ये अक्सर करते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने कमाल कर दी है। वो इसलिए कि मुझे अभी तक याद है कि ये बिल्कुल नज़ीर लगारी साहब ने दुरुस्त कहा कि ये कानून बनाया गया था आर्म ट्विस्टिंग के लिए, पॉलिटिकल लोगों को उनकी ख़रीदारी उनको ख़रीदने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए परवेज़ मुशर्रफ ने बनाया। अच्छा, फिर ये दोनों पार्टियां रहीं, इन दोनों पार्टियों ने एक भी इसमें अलफ ज़बर की भी चेंज नहीं की, और चेयरमैन भी खुद लगाते रहे। चेयरमैन नैब भी उस वक्त बहुत अच्छा था। अच्छा, जब इनकी पकड़ दकड़ शुरू हुई, बाकी लोगों की पकड़ दकड़ शुरू हुई, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या ये काला कानून है और जब हमारी हुकूमत आएगी हम इसको ख़त्म कर देंगे। इनकी स्टेटमेंट सब रिकॉर्ड पर है। अच्छा, हमने क्या किया? हमने कहा बहुत बेहतर है, आइए अगर ये काला कानून है और इसमें कोई बेहतरी आ सकती है ताकि कोई चोर ना बच सके, कोई करप्ट ना बच सके, तो आए इसमें रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। और रिफॉर्म्स की हमेशा जो है वो गुंजाइश रहती है, पार्लियामेंट का यही काम है। अच्छा, अब जब हम पहला ऑर्डिनेंस लेकर आए, इसके ऊपर इन्होंने बाकायदा ये जो हसन मुर्तज़ा साहब और इन जैसे चंद जो दोस्त टीवी पे बेचारे आते हैं, उनकी तो पहुंच ही नहीं है वहाँ पे जहाँ पे डायलॉग हो रहा है या जहाँ पर कमेटी बनी हुई है, जहाँ पे बातचीत हो रही है। इनको तो रखा हुआ है सिर्फ यहाँ पे ये आ जाते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि ये हमारे साथ बड़ी ज्यादती है। अच्छा, इनको उस दिन पता चलना है जब ये मुतफिका तौर पर सामने आना है। अच्छा, मैं आपको खबर दे देता हूँ कि अभी भी जितनी तरामीम हैं, जिनके ऊपर डायलॉग हो रहा है, जिनके ऊपर बातचीत हो रही है, इनके तमाम लोग, मैं तमाम का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जितने दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, सबसे डायलॉग हो रहे हैं, सबसे बातचीत हो रही है। और किस बात पे हो रही है जी?
कि भाई आपने कहा था ये काला कानून है, आए हम इसमें बेहतरी लेकर आते हैं। चले बकौल हसन मुर्तज़ा साहब के जो अभी इन्होंने लतीफ़े और शगुफ़े सुनाए हैं, अगर ये हम अपने आप को बचाने के लिए लेकर आ रहे हैं तो फिर तो आपको हमारा साथ नहीं देना चाहिए किसी तौर पे भी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास कोई सबूत मौजूद है कि हमने कोई डकैतियां की हैं, वो चीनी वाला है, वो आटे वाला है, वो तो फिर सबूत लेकर जाएंगे ना। ये तो खैर बात की बात है बसरा साहब, अभी तो 2/3 अक्सरियत आप लोगों को चाहिए, वो कहाँ से आएगी? अभी तो आपको उसका बंदोबस्त करना है, पहले तो इस बारे में सोचें। हाँ, यही तो मैं आपको सुमैया कह रहा हूँ कि कोई कानून साजी रातों रात अंधेरे में तो नहीं होनी, हमने अकेले तो नहीं करनी। जब भी होनी है ये तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, सब ने साथ होना है। उस वक्त ये पता क्या कहेंगे, देखें जी अब तो ये चूंकि कवानीन बहुत बेहतर आ गए हैं, ये हम इसमें शामिल है। आज चूंकि इनको पता नहीं है, ये आए बाएं शाएं मारकर ये शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं जी ये तो हुकूमत अपने लिए ला रही है। तो भाई हसन मुर्तज़ा साहब अपनी पार्टी को कहें कि जब हम टेबल करें तो हमारा साथ मत दीजिएगा। अगर आप साथ देंगे तो इसका मतलब अभी जो आप बात कर रहे हैं आप लतीफे सुना रहे हैं। चले कुछ दिनों की बात है, चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। बस पॉइंट लेकिन लगारी साहब, ये जो एक बात है कि जी ये कानून अपने लोगों को बचाने के लिए लाया जा रहा है, जब इस तरीके का नैब को मुतनाज़ बना दिया जाता है। बसरा साहब जी क्विकली सर, मुझे लगारी साहब पर टेक लेना है। सुमैया मैं तो सिर्फ यही कह रहा था। सुमैया मैं एक बात करना चाहूंगा, अगर मुझे भी टाइम दीजिएगा। जी हसन साहब बोलना चाह रहे थे। जी हसन साहब, कोई और लतीफा सुन ले, लतीफा सुनाना चाह रहे हैं सर, उनको टेक तो देने देना। जी हसन साहब, ये है बसरा साहब ने अभी सुमैया बसरा साहब ने अभी बड़ा मेरी ज़ात के बारे में भी कहा कि इन बेचारों को तो पता कोई नहीं और ये और वो, और ज़ाती बात तो कोई नहीं की, और इन्हें पता नहीं है कि डायलॉग कहाँ हो रहे हैं। शायद बसरा साहब को पता नहीं। मैं बसरा साहब, मैं अपना सुमैया, मैं ज़रा थोड़ा सा इनको क्लियर कर दूं कि मैं इलेक्टेड आदमी हूँ, मैं किसी की पे रोल पे नहीं हूँ, मैं किसी को डिफेंड करने नहीं आता, मैं डायरेक्टली स्टेक होल्डर हूँ। मेरे को गुस्सा कर गया। प्लीज उनकी बात ये बताएं, आपको पता है बात कंप्लीट होने दें। जी जी, मेरी सुमैया जाती बात कर रहे हैं ना, जाती सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले। मैंने जो बात, क्या आप जरदारी साहब के पे रोल पर है? साहब आपका तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने, आपका तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने। जी जी, नहीं जाहिर है मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी की पे रोल पे नहीं हूँ। ठीक है, मैंने आप पे नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं किसी की पे रोल पे नहीं हूँ। मैंने अपनी सफाई दी है। बसरा साहब, आप जरा जज्बाती हो रहे हैं, जरा हौसला करें, हौसले से सुने। ये जो ऑर्डिनेंस आ रहा है, मैं आज भी जो बात कर रहा हूँ, मैं कल भी उसी पे खड़ा रहूंगा, मैं उससे हटने वाला नहीं हूँ। मैं आपको कह रहा हूं कि ये काला कानून था, काला कानून है, काला कानून रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पे यही मौक़िफ़ था। अब जो तरामीम हो रही हैं वो आटा चीनी चोरों को बचाने के लिए हो रही हैं। ये पीटीआई सर, मेरा बस एक सवाल है जाते जाते आपसे कि अगर ये नैब एक काला कानून है, आप लोगों ने अपने वक्त में अपने दौरे हुकूमत में इस कानून को खत्म क्यों नहीं किया, इस इदारे को खत्म क्यों नहीं किया? अभी भी वक्त है, तमाम जमातें अगर मुत्तफिक हैं तो बैठ जाएं, इस सूरत हाल को देख लें। हमने जब 18th अमेंडमेंट की थी, हमने जब 18th अमेंडमेंट, चोर और चौकीदार मिले हुए थे, 18th अमेंडमेंट की थी, तो हमने सारी पार्टियों से कंसेंसस के साथ, मुझे जी जी, आप हसन साहब, आप चोर अलहदा हो गए हैं ना जी, अब तो कोई नहीं ना फर्क पड़ता। ठीक है, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये अब चीनी चोरों का और आटे चोरों का पकड़े जाने का वक्त आ गया है। हमने इसको तब्दील करने की बात की थी, उस वक्त नून लीग नहीं मानी थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि ये काला कानून है और इसको तब्दील करें, नहीं मानी थी। हम चूंकि एक अमेंडमेंट लेके आ रहे थे, 18th अमेंडमेंट, हम नहीं चाहते थे कि उसको जो हम मुतनाज़ा बनाए, मुतफिका तौर पे करवाना चाहते थे, वो हुई। लेकिन अब तो ये मानते हैं ना ये काला कानून है, तो चोरों को तो पकड़े ना। अब जो चोर सामने आ गए हैं, खुद इन्होंने नामजद किए हैं कि ये चीनी चोर है, ये आटा चोर है, ये मास्क चोर है, ये सैनिटाइजर चोर है। अब उन चोरों को बचाने के लिए, और सबसे बड़ा चोर वो जो
हेलीकॉप्टर वाला चोर है उसको पकड़े ना, वो बैठा हुआ है जो स्पीकर नेशनल असेंबली का उसको पकड़े ना, वो जो इनका कमजोर सा वजीर आला था जिसको वजीर दिफा बना दिया है उसको पकड़े ना। केसेस खोले, बिल्कुल सही, वो उन लोगों को भी लेकर आए, जरा उनका भी एहतसाब पॉइंट टेकिन। हसन साहब बहुत शुक्रिया, शौकत बसर साहब बहुत शुक्रिया। मैं आऊंगी ब्रेक से वापस तो लगाई साहब का इस पर टेक लेंगे और एक और मामला है ताजिरों के हवाले से कराची के, उस पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और हम नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से बात कर रहे थे। लगारी साहब, अब ये तो एक अजीब ही सूरत हाल पर नया नैरेटिव बन जाता है कि जी अब ये जो तरमीम की जा रही है इसलिए की जा रही है कि अपने लोगों को बचाना है। खैर कुछ हद तक बात दुरुस्त भी है कि वो जो केसेस जिनका जिक्र हसन साहब कर रहे थे वो केसेस तो बंद ही हो गए, कोई उनकी खबर ही नहीं है। नहीं, बात ये है कि बुनियादी तौर पर इस कानून के बनाने का इंटेंशन क्या था? इंटेंशन था कि सियासतदानों को डिफेम किया जाए, सियासतदानों को और किसी सेगमेंट की तरफ नहीं जाना था ना। कहीं कहीं जाकर इंतज़ामिया से पूछ लिया गया, जो ब्रांचेस हैं पार्लियामेंट उसकी स्टेट की, उनमें से किसी से पूछा गया, लेकिन सियासतदान बुनियादी हदफ थे और उनका सुबह शाम ऐसे उनका मुंह काला किया जाता था। लेकिन अगर ये सूरत हाल अवाम के नुमाइंदों के पास हो, ठीक है कि अवाम के नुमाइंदों ने भी बेहतर काम नहीं किया, ठीक है कि अवाम के नुमाइंदों ने भी बेहतर डिलीवर नहीं किया, लेकिन उसके भी बड़े कागज़ मौजूद थे कि उनके हाथ पाँव बांधने के बाद ही वो इक़्तिदार पर लाए जाते थे। ये भी एक ठीक है, वो अपने आप को असर्ट करें, अपने आप को अपने वजूद का एहसास दिलाएं। और अगर ये कानून सारी सूरत हाल में ख़राब है और इस कानून को काला कानून कहा जा रहा है तो कोई किसी पार्टी को वो नहीं करना चाहिए, मुखालफत नहीं करनी चाहिए, निकाल दें, ख़त्म कर दें इस कानून को। इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है और एहतसाब अदालतों के ज़रिए होना चाहिए और नॉर्मल केसेस होने चाहिए और नॉर्मल अंदाज में होना चाहिए। खसूसी अदालतों के कैद आज़म ने भी हमेशा मुखालफत की थी और कैद आज़म ने असम्बली छोड़ती थी जब इस तरह के और जिस तरह की गिरफ्तारियां की जाती हैं, हथकड़ियां लगाकर लोगों को 11 महीने हो गए, आपने उनके ऊपर कोई वो नहीं किया है, उनको किसी केस कोई रेफरेंस दायर नहीं दायर हुआ है। और वो जो पंजाब असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, पिछले 11 महीनों से वो जेल में बैठे हुए हैं और आप अपना प्रोसेस चला रहे हैं। यार खुदा का खौफ करें, ये सारी चीज़ें, और कोई बेल नहीं होने दे रहे हैं और किसी की बेल हो जाती है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि उसको कैंसिल करवाना है। ये सारा कुछ हो, आखिर में क्या बरामद होता है? वो ऑब्जर्वेशन जो है लाहौर हाई कोर्ट की वो पढ़ लें जब इनके केसेस के बारे में होती है, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन हैं उनको आप देख लें कि क्या बताया जाता है कि ना इनकी तैयारी होती है, ना इनके पास कोई मवाद होता है, ना इनके पास कोई चीज़ होती है। ये बस ये लोगों को पकड़ लेते हैं और चेयरमैन नायब साहब जो हैं वो बस एक कलम चलाने के लिए बैठे हैं कि जनाब प्रोसिक्यूशन जो है वो एक बड़ा अहम फैक्टर है। अगर प्रोसिक्यूशन मजबूत हो तो बात रोना ही किस बात का है। खैर, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़रा बात कर लें कि आज भी एक ताजरों से मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग मुलतवी हो गई वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह के साथ। अब क्यों मुलतवी हुई, क्या वजूहात हैं, अब तक क्या कुछ तय पाया जा चुका है? शर्जील गोपलानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शर्जील साहब, ये मीटिंग आज जो होनी थी वो नहीं हुई, अभी तक ऑनलाइन कारोबार के हवाले से कुछ मामलात हैं जो हल तलब हैं, कहाँ परेशानी आप लोगों को आ रही है पेश? देखिए, हमारे पहले फेज में ऑनलाइन का कारोबार ई कॉमर्स के जरिए शुरू होना था और सेकंड फेज में हमें ये कहा गया था कि दुकानें खुलवा दी जाएंगी। अब हम उनका कहना ये था, हमें सिंध गवर्नमेंट ने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया था, लेकिन हमने लास्ट मीटिंग में बोला था कि आप 4-5 दिन में इसके बाद हमारी दुकानें भी खुलवाने की तरफ जाएं, चाहे वो सेक्टर वाइज आप करें और ग्रेजुअली खुलवाएं, हमें इससे कोई मसला नहीं है। तो उसके लिए कल हमें पता ये चला था कि नासिर हुसैन शाह साहब से हमारे ताजिर रहनुमा की बातचीत हुई फोन पे, तो उन्होंने ये बताया कि वो बहुत जल्द हमें मीटिंग के लिए बुलवा रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि आज सीएम साहब के साथ ये अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग आज हमारी तय हो जाएगी, लेकिन आज किसी किस्म का कहीं कोई रास्ता नहीं हुआ। तो कमिश्नर साहब से आज मेरी बात हुई थी सुबह, तो कमिश्नर कराची साहब ने बोला कि अभी हम देख रहे हैं कि ये मामला कैसे जाता है, आप लोग ई कॉमर्स पे तवज्जो दें और यहाँ पे जहाँ भी आपको कोई, लेकिन गोपलानी साहब अभी तो कई ताजिर ऐसे हैं जो छोटे कारोबारी अफराद हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, वो परेशान हैं, कैसे दुकानें खोलेंगे और अगर नहीं खोलेंगे तो ऑनलाइन कारोबार कैसे करेंगे? क्या ये सिफारिशात भी तैयार की हैं आपने बात करने के लिए? देखिए, ये छोटे ताजिर तो नहीं कर पा रहे हमारे किसी तरीके से भी ई कॉमर्स के जरिए कारोबार, ऑनलाइन बिजनेस चल ही नहीं पाएगा।
जिसमें कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है या गारमेंट से रिलेटेड लोग हैं, क्योंकि कोई ब्रांडेड चीज हो तो फिर भी बिक जाती है ऑनलाइन। लेकिन हमारे जो दुकानदार हैं वो ऑनलाइन का कारोबार नहीं कर पा रहे, और ये 2 दिन आज तीसरा दिन है हमारा, तो तीसरे दिन उसका कोई भी हमारे छोटा ताजर फायदा नहीं उठा पाया है। 95 से ज्यादा ताजर जो है वो आज भी उसी कसम बर्ती का शिकार है। नहीं तो कहा क्या है ऐसे हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के बारे में, क्योंकि आपने ही कई दफ़ा में बताया कि शायद अब कुछ ही रोज़ में छोटे दुकानदारों की दुकानें तो खुल जाएंगी कुछ SOP के तहत, तो क्या उस पर भी कोई बातचीत नहीं हो रही? सिंध हुकूमत तैयार नहीं हो रही? नहीं, सिंध हुकूमत तैयारी नहीं कर रही। वो बोले हमने कोई आपको टाइम फ्रेम नहीं दिया कि हम कब तक खुलवाएंगे, और हमारी कोशिश ये है कि किसी तरह जल्दी खुल जाए। अगर ये नहीं खुलवाते तो हमारे लिए बड़ी परेशानी का मामला बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, टिम्बर मार्केट में तो आज ऑनलाइन कारोबार हुआ, उसका फीडबैक कैसा था आपको? देखिए, टिम्बर मार्केट में 1200 दुकानें और तकरीबन 20 दुकानदारों ने जो है वो ऑनलाइन कारोबार शुरू किया है। वो भी कोई इतना अच्छा फीडबैक नहीं है। जो कस्टमर जानने वाले हैं उनके थ्रू थोड़ा बहुत कुछ लेन देन हुआ है कारोबार का, लेकिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। वो 1200 में से सिर्फ 20 दुकानदार हैं जो कि ये ऑनलाइन कारोबार कर सक रहे हैं, लेकिन इसमें भी जाहिर सी बात है वो इतना सब कुछ तो नहीं कर सकेंगे जो एक कारोबार मुसलसल होता है। बहुत शुक्रिया शरीफ साहब आपका भी, नज़ीर लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बस कहना यही चाहते हैं और सूरत हाल यही है कि अगर आप लॉकडाउन को बढ़ाना चाहते हैं तो क्यों ना स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएँ। अगर टाइम है तो थोड़ा टेक ले लूँ मैं लगारी साहब, क्या आपको लगता है कि अब हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए? इस लॉकडाउन से निकल के अब थोड़ा सा हमें इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना ही होगा। अब शायद ये तय होगा जाकर, जो तजवीज़ें आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं कि जी जियो कोरोना के साथ, यानी हम कोरोना के साथ ही मिलकर लोग आगे बढ़ें, कि कोरोना भी चल रहा है और ज़िंदगी भी चल रही है। तो अगर ये कोरोना के साथ मिलकर हमने जीना है तो फिर उसके जो भी एहतियाती तदाबीर उसके साथ ही अपना काम करना होगा। पॉइंट है कि लगाई साहब, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया, आपसे कल मुलाकात होगी। नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।